talk about the withdrawal of money from treasury. Treasury से आप as per the financial code you can draw money in the form of through the instrument of bills or through the instrument of checks. तो इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे अबाउट द चेक्स. You can note the points. The first thing is that the checkbooks that are stocked by the AG shall be supplied to the treasury officer on requisition. ठीक है, तो ये जो चेक बुक्स है इनका स्टॉक एजी मेंटेन करता है और एजी अकाउंटेंट जनरल ट्रेजरी ऑफिसर को ये चेक बुक्स इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन. ठीक है, और जब डीडीओ को चेक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है ही कैन मेक द रिक्विजिशन टू द ट्रेजरी ऑफिसर एंड द सब ट्रेजरी ऑफिसर एंड obtain it directly from the treasury. ठीक है, so if a DDO needs the checkbook he will get it from treasury and the treasury officer has already got the checkbook from the AG office. ठीक है, और आपको यूजुअली क्या करना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, यू शुड गेट द चेकबुक्स थ्रू रिक्विजिशन फ्रॉम द ट्रेजरी. और कोशिश करनी चाहिए दैट यू शुड नेवर issue, the treasury officer should never issue more than one checkbook on a single requisition. ठीक है, तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास चेकबुक आ गया. द चेक्स फ्रॉम द बुक्स obtained फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रेजरी शुड नॉट बी ड्रॉन ऑन अदर ट्रेजरीज. ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ ट्रेजरी ए एंड अ ट्रेजरी बी. अ डीडीओ ही इज ड्राइंग अ ट्रेजरी ए एंड ही गॉट अ checkbook from treasury A. When he has to issue the check, he will issue the check on treasury A. He will never use this check on another treasury. आपको याद रखना है. तो हर एक ट्रेजरी और हर एक सदर ट्रेजरी में एक सेपरेट चेक बुक यूज़ होना चाहिए. ठीक है, लेट अस सपोज ए डीडीओ इज obtaining a check from this and let us suppose he is also obtaining a check from this. सो हर एक ट्रेजरी ऑफिसर और हर एक डीडीओ हर एक ट्रेजरी के लिए एक सेपरेट चेक बुक रखेगा. And all the checks they should always be written and signed in indelible ink. ठीक है, आप बॉल पॉइंट पेन से भी चेक पे लिख सकते हैं और उसमें साइन कर सकते हैं. ठीक है, अगर एक ऑफिस अबॉलिश होता है या एक ऑफिस की रीऑर्गेनाइजेशन होती है या एक डीडीओ के पावर्स छीने जाते हैं, चेक ड्राइंग पावर्स, उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास चेक्स होंगी जो अभी तक आपने इशू नहीं की है, दे शुड बी कैंसल्ड. दे शुड बी कैंसल्ड अक्रॉस. ठीक है, एंड चेक फॉर्म इनका कैंसिल होना चाहिए और उनका काउंटर फाइल कैंसिल होना चाहिए और उसमें डीडीओ सिग्नेचर नहीं करेगा और कैंसिल करके वो ट्रेजरी रिटर्न कर देगा और ट्रेजरी ऑफिसर उनको डिस्ट्रॉय करेगा बाय इंसिनरेशन. ये आप याद रखेंगे. सो इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड एनी leaves from the checkbook and if your office has been abolished or reorganized or you have been snatched off your video powers, आप उस हालत में क्या करेंगे, ट्रेजरी में ये चेकबुक वापस कर देंगे चेक्स को कैंसिल करके और इनका काउंटर फाइल कैंसिल करके और ट्रेजरी ऑफिसर इन चेक्स को डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ जनरल प्रिंसिपल, जब तक आपको पेमेंट ना करनी हो तब तक आप चीज़ें या पैसा ड्रॉ नहीं करेंगे ट्रेजरी से. वैसे ही यू शुड नॉट यूज़ अ चेक. A check should not be drawn until and unless it is intended to be paid away. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, मीन्स आपने चेक ड्रॉ की तो आपको इमीडिएटली पेमेंट भी करनी है. और ये एक सीरियस इरेगुलरिटी है टू ड्रॉ चेक्स एंड टू डिपॉजिट देम इन द कैश जस्ट एट द क्लोज ऑफ द ईयर. क्यों, आप क्या करते हैं, आपके पास फंड्स होते हैं एंड देन व्हाट यू डू, यू ड्रॉ द फंड्स एंड यू कीप देम. साल के एंड में आप पैसा ड्रॉ करते हैं थ्रू ट्रेजरी और फिर आप उसको अपनी जगह डिपॉजिट करते हैं. दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस दैट द डीड्यूज दे ड्रॉ फंड्स एंड दे डिपॉजिट देम सो दैट दे अवॉइड लैप्सिंग ऑफ फंड्स एंड इन केस ऑफ चेक्स सो दैट दे शो द फुल एक्सपेंडिचर. ठीक है, आपने पूरे साल जितना खर्चा करना था
through checks. You can draw amounts and you can pay the amounts, but you should not deposit the checks at the close of the financial year just to show the full grant has been utilized. It is a very serious irregularity. And when do we see that the check has been paid? उसके बारे में मैंने already बात की है. When the check has to be handed over and when the check is posted, वो मैंने आपको पहले ही बताया है. ठीक है. There are two more things which you should remember about the checks, that whenever a check is drawn and it is entered in the cash book but has not been paid away on the day on which it has been drawn, तो आप उन हालात में क्या करेंगे? You will put a note in the cash book उस एंट्री के अगेंस्ट जो चेक ड्रॉल एंट्री है, और वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इट हैज़ नॉट बीन, व्हाई इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू डिलीवर द चेक टू द पे. ठीक है. चेक्स, दैट मीन्स द चेक शुड बी पेड आउट ऑन द सेम डेट ऑन विच द चेक्स आर ड्रॉन. अगर पे नहीं हुई तो आप एक नोट कैश बुक में डाल देंगे. दूसरा, checks shall not be issued for sums less than 25 rupees. Very important question for you. So checks should always be issued for amounts more than 25 rupees, not less than 25 rupees, unless it is permissible under some law or rule. ये आप याद रखेंगे. और तीसरा important point वो मैंने आपको already बताया, that the checks remain current for 3 months only after the month of issue. इसके बारे में भी मैंने बात की है, that the validity of checks is 3 months. तो ये मैंने already आपको समझाया है. ठीक है. अब हम आगे चलेंगे towards the bills. So what are the general instructions regarding the preparation and form of the vouchers? ठीक है. पहला पॉइंट, जो आपकी बिल या वाउचर है, इट शुड बी प्रेजेंटेड एट द ट्रेजरी एज अ क्लेम. ठीक है. एंड इट शैल कंटेन द डिफरेंट particulars of the claim. For example, the bill must explain or it must reflect the nature of the claim. किस तरह की claim है? For example, whether it's a salary bill or it's a TA bill or it's a works bill or anything else. It should always reflect the amount in words and numbers. It should always reflect the period to which the claim relates. ठीक है. It should always have with it the sanction orders from the competent authority. You should always have the deductions and you should make the deductions in the bill, different types of deductions जैसे आप taxes काटते हैं. ठीक है. You should always show the classification of the expenditure, जो मैंने already बताया है आपको, the major heads, the minor heads, the object heads, etc. ठीक है. And when you are drawing a monthly bill or salary bill or any other bill, it should be in a particular form. This is very important. Wherever there is a particular form given for a bill, you will present the bill in that same form. And if the voucher is printed in a particular form, that's fine. If the voucher, if there is no prescribed form for a voucher, it should be form FC4 should be used. So there are prescribed forms for the vouchers, but if there is no prescribed form, you will use a general form, that is FC4. ये आप याद रखेंगे. और bills भी आप, when you are using the language in the bill, you will use English and Urdu. You will fill the bills, you will sign the bills in ink, जैसे हमने चेक में देखा था. ठीक है. और जो अमाउंट आपने बिल में भरा है वो वर्ड्स में भी होना चाहिए, वो फिगर्स में भी होना चाहिए. और अमाउंट आप कैसे लिखेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. लेट अस सपोज यू हैव टू राइट ₹40.50. आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? यू विल ऑलवेज राइट इट एज ₹40 एंड पैसे 50 ओनली. सो रुपीज़ आप स्टार्ट में लिखेंगे, ओनली आप एंड में लिखेंगे, एंड यू विल प्रीफिक्स दिस वर्ड पैसे. ठीक है.
आप ऐसे नहीं लिखेंगे ₹40 and 50 पैसे, नो, यू विल राइट एज ₹40 and पैसे 50. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. इसके अलावा यू शुड सी दैट देयर आर नो करेक्शंस एंड अल्ट्रेशंस इन द बिल. ये तो मैंने पहले ही बोला है अबाउट चेक ऑल्सो. ठीक है, बिल में अमाउंट ऑफ बिल इज बिलो अ पर्टिकुलर अमाउंट लिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बिल ऑफ ₹100, यू विल राइट अंडर ₹101. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपकी बिल में कहीं टेम्परिंग का मौका ना मिले. सो यू शुड ऑलवेज राइट a note to the effect that the amount of the bill is below a specified amount. ठीक है, सो आपको जो सम दिखाना है वो स्लाइटली इन एक्सेस दिखाना है ताकि बिल में कोई टेम्परिंग या कोई छेड़खानी ना करे, कोई इसको गलत तरीके से ड्रॉ ना करे. ठीक है, सो like I said that erasures and the corrections, they are always prohibited in the bills. and हाँ, मैंने आपको बताया था दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन. ठीक है, आप दो चार्जेस के लिए टू मेजर हेड्स, they must not be included in the voucher. For example, you are drawing an amount from the measure head A and you have to draw an amount from the measure head B. You should not prepare the single bill for those two. It is common sense. ठीक है, आपका जो पेमेंट ऑर्डर है ये हमेशा डीडीओ ही साइन करेगा, कोई क्लर्क उसके बेस पे साइन नहीं करेगा. ठीक है, अगर आप एक ऐसे डीडीओ हैं जो थंब इम्प्रेशंस पे काम चला रहा है, या अगर आप क्लेमेंट हैं, यू आर डूइंग इट ऑन थंब इम्प्रेशंस, तो आपके साथ यू शुड हैव विटनेसेस. ठीक है, हु आइडेंटिफाई यू एट द बैंक और द ट्रेजरी. ठीक है, जो बिल्स हमें डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में प्रोवाइड करनी होती है, दे शुड बी साइंड एंड काउंटर साइंड. दिस इज इजी. और कुछ बिल्स पे आपको काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है. ठीक है, और कुछ बिल्स में आपको एंडोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है. देयर इज़ वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अबाउट द रिसीट्स. ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको हमेशा यू हैव टू फिक्स द रिसीट स्टैम्प्स ऑन द वाउचर्स. And as per the financial code, receipts of all sums more than ₹20 must be stamped. This is very important. Unless they are exempted. ये आप याद रखेंगे. तो जो भी आपके receipts हैं, they must be stamped if the value of the receipt is more than ₹20. लेकिन इसमें कुछ exceptions भी हैं. ठीक है, but this is a general rule. ये आप याद रखेंगे. It's very important from your examination point of view. There is one more important thing that's regarding the bank accounts. ये आप याद रखेंगे, when you are withdrawing the money from the treasury, आप जब पैसा विड्रॉ करते हैं, as per the financial code, you have to withdraw the amount and you have to use the bank account where the permission to open a separate account is given. The accounts must be opened in an office of J&K Bank Limited, and where there is no such office with the right, then you can open the bank account with any other bank with the previous approval of the finance department. ये आप याद रखेंगे, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको बता दिया है. ठीक है, जेके बैंक में अगर आपको एक अकाउंट की ज़रूरत है, जेके बैंक में आप ओपन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको किसी और बैंक में अकाउंट खोलना है, यू नीड द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट. और बिल्स के लिए भी वही चीज़ एप्लीकेबल है जो चेक्स के लिए मैंने बोली थी, दैट द प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉइंग द फंड्स विद द व्यू ऑफ अवॉइडिंग लैप्स ऑफ द बजट ग्रांट. The practice of withdrawing funds with a view of avoiding the lapse of the budget grants and placing such monies in deposit in the public account or with the bank is forbidden. ये भी मैंने बताया है. तो आप क्या करते हैं, एट द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास बहुत बजट होती है जो आपको इमीडिएटली रिक्वायर नहीं होती. आप क्या करते हैं, यू ड्रॉ द फंड्स एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू शो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर. दिस इज अ very bad practice and it is totally forbidden by the financial code. Now we will talk about the arrears.
पहली बात ये कि जब भी कोई पेमेंट ड्यू हो इट मस्ट बी पेड इमीडिएटली, ठीक है। द डिलेज इन द पेमेंट्स दे आर अपोजिट टू ऑल द रूल्स, दे आर वेरी इनकन्वीनियंट, दे आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है। जब भी कोई क्लेम होती है इट शुड बी प्रेफर्ड इमीडिएटली, ठीक है। हर एक क्लेम को इमीडिएटली प्रेफर करना चाहिए और इमीडिएटली पे करना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिले, ठीक है। No payment should be delayed beyond a period of 6 months after the date of its becoming due। ये आप याद रखेंगे, कोई भी पेमेंट आप 6 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, ठीक है। If any payment is made by the drawing officer after 6 months after its becoming due, he should bring the thing in the notes of the controlling officer। 6 महीने तक अगर आपने पेमेंट कर दी विद इन 6 मंथ्स दैट इज़ फाइन। अगर बियॉन्ड 6 मंथ्स आपका हो गया और आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इस पेमेंट की एक इंटीमेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर को देंगे और उस इंटीमेशन में आप कंट्रोलिंग ऑफिसर को बताएंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डिले, दे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंट्रोलिंग ऑफिसर कंट्रोल्स योर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, और कंट्रोलिंग ऑफिसर यू हैव टू सेटिस्फाई हिम दैट आपका जो डिले इन पेमेंट है दैट इज़ जेन्युइन। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते द कंट्रोलिंग ऑफिसर ही कैन ब्रिंग द थिंग इन द नोट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड द नेसेसरी एक्शन, द डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर। ये आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी सीरियस। सो नो पेमेंट शुड बी डिलेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months एंड इफ दे आर डिलेड दे शुड बी ब्रॉट इन द नोट्स ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर। द कंट्रोलिंग ऑफिसर विल चेक whether your reasons of delay are genuine. If they are not, he will bring it in the notes of the administrative department and the administrative department shall take action। ये आप याद रखेंगे। सो जो भी चीज़ हम टाइम पे नहीं करते हैं इट बिकम्स एन एरियर। सो एन एरियर क्लेम विच इज़ प्रेजेंटेड एट ट्रेजरी फॉर पेमेंट आफ्टर 6 months, तो उस टाइम डीडीओ क्या करेगा, ही विल रिकॉर्ड अ सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट में एक्सप्लेन करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए सर्टिफिकेट इशू करता है और इसमें एक्सप्लेन करेगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी कोई सैंक्शन नहीं देंगे विच हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट मीन्स मॉनिटरली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यू शुड अवॉइड सैंक्शनिंग द क्लेम्स गिविंग अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये आप याद रखेंगे। One more thing about the arrear claims, the right to a government servant who is for the traveling allowance, ठीक है। जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और उसके साथ एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और उसके साथ एक डेली अलाउंस मिलता है, आपका जो राइट है इस पे इट इज़ फोरफिटेड और इट इज़ relinquished if the claim is not preferred within 1 year from the date on which it became due, ठीक है। तो अगर आपको कहा टी है इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year और ऑफ इट बिकमिंग ड्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फाइनेंशियल कोड की बात कर रहा हूँ, मैं जीएफआर की बात नहीं कर रहा हूँ, सो यू विल स्टिक टू दिस अमाउंट, ठीक है। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ आई एम टीचिंग यू द फाइनेंशियल कोड एंड जीएफआर में कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल कोड, ठीक है। एंड you should also know that for more details about this TA you should go through article 368 of the J&K CSR, ठीक है। अगर कोई क्लेम डिबार्ड है, ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर टाइम गैप है, अगर उस टाइम गैप के बाद आपने एक क्लेम लाई इट शुड बी ड्रॉन ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर द डिबार्ड क्लेम्स यू नीड द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने सैंक्शन ऑफ द एचओडी नहीं कहा, मैंने कहा सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये आप याद रखेंगे। ऑल पेटी क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स मोर देन 3 years ओल्ड अदर देन दोज अफेक्टिंग हिज पेंशन, ठीक है, शुड बी रिजेक्टेड फोर्थविथ, ये आप याद रखेंगे। 3 साल से ज़्यादा अगर कोई क्लेम है, अगर कोई क्लेम 3 साल के बाद आपके पास प्रेफर होती है आप इसको रिजेक्ट करेंगे अनलेस इट हैज़ द इफेक्ट ऑन द
मॉनिटरी थिंग्स लाइक द पेंशन टू एन एम्प्लॉई, ये आप याद रखेंगे। सो जो भी 3 साल के से ज़्यादा एक क्लेम बनती है, एक केस बनता है, इट इज़ कॉल्ड एज एन ओल्ड केस एंड द एरियर शुड नॉट बी allowed in the old cases, ये आप याद रखेंगे, and the old cases should not be opened, but there is an important rule, ठीक है। दिस इज द रूल 2.43, इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड केसेस, और ये कहता है, ये डिस्करेज करता है ओपनिंग ऑफ द ओल्ड केसेस एंड इट डिस्करेजेस द पेमेंट ऑफ एरियर्स इन केस ऑफ ओल्ड केसेस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट द केसेस विच हैव बीन अंडर कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। ओल्ड केस वो होता है जो कॉरस्पॉन्डेंस में भी नहीं था और अचानक से कोई अपनी क्लेम 3 साल के बाद प्रेफर करता है without any reasons, ठीक है, that is an old case. However, if an issue or a claim was in correspondence throughout the period, ठीक है, 2-3 साल लग गए, कॉरस्पॉन्डेंस में रहा, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ड्यू टू अदर रीजंस, ठीक है, द केस वाज नॉट डिसाइडेड एंड द फाइनल ऑर्डर्स वर इशूड, तो ऐसे केस को हम ओल्ड केस नहीं कहेंगे, इट विल नॉट अट्रैक्ट रूल 2.43, दैट मीन्स इफ अ केस रिमेन्ड इन द कॉरस्पॉन्डेंस। तो इन केसेस में क्या कहेंगे, हम एरियर्स की पेमेंट कर सकते हैं विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, यू शुड हैव द ऑर्डर फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है टू अलो यू द एरियर्स, दैट शुड इशू एन ऑर्डर, और इस ऑर्डर में ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच द एरियर्स आर टू बी गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसमें आपको याद रखना है, सच सैंक्शन शुड बी इशूड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आप याद रखेंगे। रूल 2.43 ओल्ड केस के बारे में बात करता है और इसमें ये ओल्ड केस डिफाइन करता है 3 साल से ज़्यादा हमने जो भी केसेस हैं उनको हम ओल्ड केसेस कहेंगे, वो केसेस इसमें हम नहीं लाएंगे जो अंडर कॉरस्पॉन्डेंस थे। तो अंडर कॉरस्पॉन्डेंस जो भी केसेस थे दे आर नॉट ओल्ड केसेस, और उनकी हम पेमेंट कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन आपको उसके लिए सैंक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी चाहिए जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन हो कि पेमेंट ऑफ एरियर्स किस डेट से आपको देने हैं, और इसमें कंसल्ट होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अग्री नहीं करता है, यू शुड हैव द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, सो यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है। हाँ, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें आपका दिस इज रूल 2.43, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रजिस्टर्स। जो आपकी बिल रजिस्टर है, इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म FC24। जो आपका पे एक्विटेंस रूल है, इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म FC22, एंड इन केस ऑफ बिग डिपार्टमेंट्स इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन FC22A। जो आपकी मंथली पे बिल है, इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन FC19, एंड द एब्सेंटी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द bills, it is to be prepared in FC20, ये आप याद रखें, it's only for your information and maybe they are asked as the MCQs. Now we will talk about the monthly pay, very important, ठीक है। पहला पॉइंट, आपका जो मंथली पे है ये कब ड्यू होता है, व्हेन इट बिकम्स ड्यू एंड व्हेन इट शुड बी पेड, ये आप याद रखेंगे। द मंथली pay and monthly allowances of the government employees, they become due for payment on the last working day, ये आप याद रखेंगे। So the pay of a government employee becomes due on last or after last working day of the month, ठीक है। लेकिन ये जो जनरल रूल है ये अप्लाई नहीं होगा ऑन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड ऑन द मंथ ऑफ मार्च। तो सितंबर और मार्च में क्या है, सितंबर में जो आपके पेमेंट्स है दे बिकम ड्यू ऑन और आफ्टर पेनल्टीमेट वर्किंग डे, ठीक है, लास्ट से एक दिन पहले। एंड इन केस ऑफ मार्च दे बिकम ड्यू ऑन और आफ्टर फर्स्ट
अप्रैल, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ। ठीक है, सो आपको अप्रैल की सैलरी के बारे में पूछा जा सकता है, मार्च की सैलरी के बारे में पूछा जा सकता है। द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च बिकम्स ड्यू ऑन और आफ्टर 1st April। द सैलरी ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल। सो द सैलरी ऑफ मंथ ऑफ सितंबर बिकम्स ड्यू ऑन और आफ्टर पेनल्टीमेट डे। सितंबर और मार्च एक्सेप्शन है, बाकी आप याद रख सकते हैं ऑन द लास्ट वर्किंग डे। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ चेक आप 3 से 6 दिन पहले यू विल सेंड द बिल्स 3 to 6 days before the due date। ठीक है, 3 to 6 days before the last working day, 3 to 6 days before the penultimate day आप ट्रेजरी बिल भेज सकते हैं फॉर द चेक्स बाय द ट्रेजरी ऑफिसर। दिस अ टर्म कॉल्ड एज NDC, आपको पता है मैंने